आज 30 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम 30 मई की बिहार की दिन भर की ताज़ा खबरें लेकर आए हैं आपके लिए, टॉप 10 खबरें। तो चलिए बात करते हैं आगे विस्तार से। दोस्तों आज बिहार में जबरदस्त आंधी और तूफान चली। खास करके सीमांचल के इलाकों में आंधी तूफान ने कई लोगों के घर को उजाड़ दिया है और खेतों में लगी फसल को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आपको बता दो कि ये तूफान रेमल तूफान है। इस तूफान का नाम है रेमल। ये रेमल तूफान आज रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। जी हाँ, 135 किलोमीटर की रफ्तार से रेमल तूफान आया और लोगों के घरों को उजाड़ करके चला गया। इसका ज्यादातर प्रभाव सीमांचल के इलाकों में देखने को मिला, खास करके किशनगंज में। रेमल तूफान के आने के बाद सीमांचल के पूर्वी बिहार के ज्यादातर शहरों में बादल छाए रहे और गर्मी से राहत मिली है, जबकि पटना सहित कई शहरों में अधिकतम पारे में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार रेमल का असर और भी देखे जाने की संभावना है। आपको बता दूं कि आज देर रात करीब 11 से 12 बजे रात में आंधी तूफान ने इस कदर तबाही मचाई है कि खेतों में लगी मक्के की फसल नष्ट हो गया है। वहीं पर सड़कों पर पेड़ गिरे पड़े हुए हैं। लोगों के टीना का घर पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। फूस का घर पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। इस तूफान का असर सबसे ज्यादा गरीब पर पड़ा है, क्योंकि अमीर तो अपने पक्के महल में सुरक्षित महसूस किए, लेकिन वहीं पर गरीबों के झोपड़ी पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से कोरा गैंग का आतंक बढ़ रहा है। जब आपको बता दूं कि इस कोरा गैंग के आतंक से पुलिस की भी नींद उड़ गई है। आपको बता दूं कि ये कोरा गैंग का आतंक चकमा देने में काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं। जी हाँ, कोरा गैंग बस नाम ही काफी है। सीमांचल और फिर बिहारी नहीं बल्कि कई राज्यों की पुलिस की नींद इस गैंग ने हराम कर रखी है। कटिहार जिले की कोरा थाना क्षेत्र स्थित जुबारगंज गांव से कुख्यात ये गैंग हर छोटे से बड़े अपराध करने में न केवल पारंगत है बल्कि पुलिस को चकमा देने में भी काफी माहिर है। कई राज्यों की पुलिस यहाँ बदमाशों की तलाश में पहुंचती रही है और इस गैंग की एक बार फिर से पूर्णिया में सक्रियता बढ़ने लगी है। पुलिस ने डिक्की तोड़ करके 6 लाख रुपए उड़ाने की घटना में इसी गैंग के एक सदस्य को बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दो कि इस गैंग का अपराध स्टाइल अलग होता है, अलग रहता है और पलक झपकते ही बड़े वारदात को अंजाम देकर के बदमाश फरार हो जाते हैं। झपट्टी मारी, लूट, दुकानों का शटर काट करके चोरी से लेकर के अन्य तरह के हेराफेरी में भी इस गैंग को महारत हासिल है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में पुलिस जब थोड़ी सी सुकून में रहती है तो इस गैंग का आतंक बढ़ जाता है। जब पुलिस दबिश बढ़ने पर यह गैंग अपराध करने का इलाज ही बदल देता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि अब फिर से कोरा गैंग सक्रिय हो गए हैं और तरह तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अलग अलग घटनाओं को, खास करके सीमांचल में। अब आप सोच रहे होंगे कि कोरा गैंग का नाम कोरा कैसे पड़ा। तो आपको बता दूं कि सीमांचल के कटिहार जिला के कोरा थाना क्षेत्र है। इस कोरा थाना क्षेत्र में ही इस कोरा गैंग का जन्म हुआ। यही से ये गैंग पनपा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सीमांचल, बिहार समेत पूरे देश में फैल गया और इस तब से इस गैंग का नाम कोरा गैंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष की ओर से मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने मुसलमानों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो फिर मुसलमानों को भी उनका साथ देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरु पीएम मोदी के उस बयान की भी दिल खोल करके तारीफ की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मुसलमानों से काफी मजबूत रिश्ते हैं और मेरे जीवन मुसलमानों के बीच में ही बीता है। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा है कि उनका ये बयान काबिल तारीफ और स्वागत योग्य है। सपा और फिर कांग्रेस ने मुस्लिम क़यादत को खत्म कर दिया है। मौलाना ने कहा कि प्रधानमंत्री जी मुसलमानों की ओर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है तो मुसलमानों को भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। चुनाव के बीच साहबुद्दीन रजवी का बयान काफी अहम हो जाता है। जब आपको बता दें कि इसका असर 7वें चरण की उन सीटों पर भी देखने को मिल सकता है जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में रहती है और फिर चुनाव में उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मस्जिदों में मौलवी इमाम कैसे चुने जाते हैं? क्या इनका भी जाति के आधार पर चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है? तो आपको बता दूं कि कई लोगों के मन में यह सवाल होता होगा कि जाति के आधार पर किसी भी मौलवी को चुना जाता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मौलवी का चयन जाति के आधार पर नहीं होता है। जब मुस्लिम समुदाय का कोई भी शख्स, चाहे वो अपर कास्ट का हो या फिर लोअर कास्ट का हो, मौलवी बन सकता है।
इमाम बन सकता है, मुअज्जिन बन सकता है। हालांकि मौलवी बनने के लिए यानी कि इमाम बनने के लिए उस व्यक्ति को मुस्लिम धर्म की जानकारी होना चाहिए, जो उसे पढ़ना भी जानता हो। जब मौलवी का मतलब आमतौर पर एक उच्च योग्य इस्लामी विद्वान होता है, वह व्यक्ति जिसने मदरसा या फिर दारुल उलूम में अपनी पढ़ाई पूरी की हो। यानी कि मदरसों से अरबी, हिंदी, उर्दू के साथ इस्लामिक अध्ययन करने वाले लोग मौलवी या फिर मौलाना कहते हैं। इनका काम लोगों को धार्मिक मामलों की शिक्षा देना होता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब सिर्फ एक चरण का मतदान बाकी रह गया है। 1 जून को आखिरी फेज यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनावी नतीजों को लेकर के विश्लेषकों का अनुमान हमेशा सटीक नहीं रहता है। हालांकि कई बार उनकी ओर से दिए गए आंकड़े सही भी हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चुनाव विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बार मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस बार मोदी 250-260 सीट से नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 274 सीटों की दरकार होती है। लेकिन यहाँ पर इस विश्लेषकों के अनुसार, चुनावी विश्लेषकों के अनुसार, मोदी जी इस बार 250 सीट से भी कम लाएंगे। वैसे 4 जून को साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। उससे पहले एक एक्सपर्ट ने बीजेपी को लेकर के चौंकाने वाले दावे किए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि बीजेपी के खाते में इस बार 250 सीटें भी नहीं आ पाएगी। न्यूज एक्स के अनुसार एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बीजेपी को लेकर के कहा कि इस बार उसके खाते में सिर्फ 240 सीटें ही आएगी, जबकि 2 राज्यों में पार्टी का खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट ने एनडीए गठबंधन के लिए 30 सीटों का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी और एनडीए के खाते में कुल 270 सीटें आती दिख रही है। एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 259 सीटों का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि अकेले कांग्रेस के पास ही 129 सीटें आ जाएगी, जबकि अलायंस के खाते में 130 सीटें जाती दिख रही है। इस तरह विपक्ष के पास 259 सीटों का आंकड़ा होगा, यानी कि इंडिया गठबंधन के पास 259 सीटों का आंकड़ा होगा। इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में सरकार बनाती दिख रही है, क्योंकि उनके खाते में 259 सीट आती हुई जाती दिख रही है। वहीं पर मोदी के खाते में 250 सीट से भी कम आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। वहीं पर रवि श्रीवास्तव ने दक्षिण भारत, दिल्ली और फिर बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस बार बीजेपी को 2 राज्यों में झटका लगने की संभावना है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 1 पर भी जीत नहीं मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत की तमिलनाडु सीट पर भी बीजेपी के खाते में कोई भी सीट नहीं आने वाली है। रवि श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाएगी, जहां कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलेगी। दिल्ली में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 17 द्रविड़ मुनेक काशगम को जाएगी, जबकि कांग्रेस के पास 7 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं पर रवि श्रीवास्तव के अनुसार दक्षिण भारत के एक और फिर राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी, जहां 28 में से 6 सीट बीजेपी और 1 सीट जनता दल सेक्युलर के पास जाएगी। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 21 सीट जाती दिख रही है। वहीं पर एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा कांग्रेस से ज्यादा रहेगा। एमपी की 29 में से 17, राजस्थान की 25 में से 17, गुजरात की 26 में से 18 और उत्तर प्रदेश की 80 में से 54 सीटों पर बीजेपी की को जीत मिल सकती है। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यूपी में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम हो सकती है। वहीं पर एनडीए के पास 32 सीटें जाती दिख रही है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के पास 32 सीटें जाती दिख रही है। एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 10, राजस्थान में 8, गुजरात में 7 और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। यूपी में 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। इस तरह एक्सपर्ट के अनुसार यूपी में इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल सकती है। वहीं पर एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बिहार को लेकर के अनुमान लगाया है कि 40 में से बीजेपी और जेडीयू मिलकर के 14 सीट जीत सकते हैं, जिनमें से 8 बीजेपी और 6 जेडीयू को जाती दिख रही है। एक्सपर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी को मिलने का अनुमान है, जब उनके खाते में 16 सीटें जा सकती है। वहीं पर कांग्रेस 6 सीट जीत सकती है और 4 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 40 में से 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी से कई जिलों में सूखे का खतरा मंडराने लगा है, जहां सबसे उपजाऊ हिस्सों में शामिल बिहार के 8 जिलों की जमीनें बंजर हो रही है। खबर के अनुसार वन सागर से पानी की आपूर्ति कम होने से बिहार के 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई ठीक से नहीं हो पा रही है, जिसमें बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और जहानाबाद में फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि पानी की कमी से आज सोन नदी क्षेत्र, मुज का जंगल,
बन गया है, जहाँ हर साल पानी की हो रही कमी से बिहार के कई जिलों में फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आने वाले समय में एक बड़ा त्रासदी बन सकता है। दरअसल बाणसागर डैम से करार के मुताबिक बिहार को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रही है, जहाँ इंद्रपुरी बराज में भी सूखे का संकट लगातार बढ़ रहा है। इससे कई जिलों में सिंचाई नेटवर्क धराशायी हो सकती है और फिर इसका असर धान के उत्पादन पर भी पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को रोबोट बना दिया है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शिक्षकों एवं स्कूलों के मुद्दे पर बिहार शिक्षा विभाग पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को रोबोट बना दिया है और शिक्षा विभाग को रोबोट चला रहे हैं। राज्य में स्कूल बंद करने पर भी शिक्षकों को काम पर बैठाया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें संवेदना हो। तुगलकी कानून चलाया जा रहा है, इससे राज्य सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के चलते बिहार के स्कूलों में 8 जून तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। गिरिराज सिंह ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लेकर के दी जाने वाली दक्षता परीक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा लेनी है तो फिर IAS अफसरों की ली जाए। 16 से 17 साल काम करने के बाद शिक्षकों की परीक्षा क्यों ली जा रही है। गिरिराज सिंह ने पटना में बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही है, जहाँ गिरिराज सिंह ने इस दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज भी देश भुगत रहा है। दोस्तों, चुनावी समर के बीच एक न्यूज चैनल में तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू इंडिया टुडे को दिया। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने पूछा कि वे नीतीश कुमार पर नरम है, हमले क्यों नहीं कर रहे हैं, उम्मीद है कि वे महागठबंधन में वापस आ जाएंगे। इस सवाल पर तेजस्वी यादव का जवाब आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बुजुर्ग हैं, हम उनके दिल से इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उनकी आगे भी इज्जत करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि ठीक है, राजनीति है, उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, हम एक दिन जब अपनी किताब लिखेंगे तो फिर तब उसमें नीतीश कुमार को लेकर के सारी बातें बताएंगे। किताब के बारे में समय पर बताया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि आपके घर में कोई भी छोटी खिड़की या फिर दरवाजा है जो उनके लिए बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 से पहले खुली है, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तो पिछले चुनाव में भी कहा था कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है, वो भी समझ चुके हैं। हालांकि आशीर्वाद तो हमेशा वे देते ही रहते हैं। साफ जवाब न मिलने पर पत्रकार ने नीतीश कुमार की इंटरव्यू को लेकर के फिर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन तब करेंगे ना जब उनकी JDU रहेगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि 2024 तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, आप देखते रह जाइए बस। वहीं पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 का चुनाव प्रशांत किशोर ही जीतेंगे, तो इस पर तेजस्वी यादव ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार बता दिया। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, वे बिजनेस करते हैं। आज एक पार्टी का डेटा लेता है, फिर उसके अगले साल दूसरे दल को दे देता है, ये काम उनके लिए अच्छा होगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर के काफिले में लग्जरी माहौल रहता है, वे बहुत खर्च करते हैं, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं। स्ट्रेट जिट है तो फिर वे उनकी रणनीति है, जब बिहारी उन्हें अच्छे से जानते हैं कि वे कितना काम करते हैं। बिहार घोर राजनीतिक राज्य है, ऐसे में यहाँ उनका काम बनने के वाला नहीं है। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी और लू के चलते बुधवार की शाम सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। 30 मई से 8 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस संबंध में मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने आदेश जारी कर दिया। लेकिन अब खबर है कि इस आदेश पत्र में कुछ संशोधन किया गया है और ये केवल बच्चों के स्कूल नहीं आने के लिए ही लागू होगा। जहाँ शिक्षकों को राहत नहीं दी गई है और उन्हें स्कूल आना ही होगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बिहार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के स्कूल बंद करने का आदेश में आंशिक संशोधन किया गया। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर के मुख्य सचिव और फिर के पाठक के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सिर्फ शिक्षण कार्य बंद करने का सहमति जताई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि शिक्षक पहले की तरह ही स्कूल आएंगे और सिर्फ बच्चों के लिए 8 जून तक राहत मिलेगी, टीचरों के लिए नहीं। या बच्चों की छुट्टी पर के पाठक ने सहमति जताते हुए सभी DO को आदेश दिया, लेकिन टीचरों को नहीं।